हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू चार्टर्ड मशवरा क्लासेस। लास्ट लेक्चर्स में हमने अपने पास रूल्स ऑफ डेबिट एंड क्रेडिट को कंप्लीट कर लिया था। अकाउंटिंग इक्वेशन को भी हमने बहुत अच्छे से डीपली उसे कवर कर लिया था। तो बेसिक्स के काफी हद तक जो कॉन्सेप्ट हैं वो हमारे पूरे हो चुके हैं। यानी कि मोटा मोटा हमने कुछ ट्रांजैक्शंस की जर्नल एंट्रीज भी डालना सीखा था। कुछ ट्रांजैक्शंस से जर्नल एंट्रीज से हमने लेजर अकाउंट भी बनाया था। मोटा मोटा एक ओवरव्यू देने के लिए कि भाई अकाउंटिंग हमारी चलती कैसे है। तो आज हम लोग अपने पास कुछ बेसिक टर्म्स को जो आगे बहुत आगे भी लोगों के काम आते हैं, जनरली जनरल नॉलेज या कुछ एमसीक्यू में ये सब पूछे भी जाते हैं कि ये किस किस पर्पस के लिए यूज होता है, ये किस पर्पस के लिए होता है, ये अकाउंटिंग टर्म किसके लिए यूज होता है। तो ये सारी चीजें जो हमारी हैं एग्जाम पर्सपेक्टिव के हिसाब से इंपॉर्टेंट बन जाती हैं, जिन टर्म्स को हम आज अच्छी तरीके से समझ लेंगे। समझेंगे रटेंगे नहीं, जब समझ लेंगे एक बार तो वो चीज जहन में हमारे बैठ जाएगी। आज का टॉपिक या आज का एक नया चैप्टर नंबर 7 आपकी टीएस ग्रवाल का सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। सोर्स डॉक्यूमेंट्स एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है? अगर याद हो, हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में सोर्स डॉक्यूमेंट के बारे में बात करी थी। सोर्स डॉक्यूमेंट क्या थे? हमने कहा था कि हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है रिकॉर्डिंग से। हमारी अकाउंटिंग स्टार्ट होती है रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन से। रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शन का मतलब है जर्नल एंट्रीज को डालना। हमने कहा था हाँ ठीक है, लेकिन जर्नल एंट्रीज को हम डालेंगे किस बेसिस के ऊपर? आपने कहा गुड्स परचेज हुए, हमने कहा ठीक है, गुड्स परचेज की एंट्री तो ये होती है, पर व्हाट इज द एविडेंस, व्हाट इज द टेस्टिमोनी जिस बेसिस पर हम इस चीज को प्रूव कर दें कि हाँ भाई परचेज वाकई में हुई है? दैट इज द सोर्स डॉक्यूमेंट। सोर्स डॉक्यूमेंट लीगल प्रोसेस तो नहीं होता है अकाउंटिंग का, लेकिन बिना सोर्स डॉक्यूमेंट के आपकी अकाउंटिंग इनिशिएट ही नहीं हो पाएगी। बिना सोर्स डॉक्यूमेंट के आपकी अकाउंटिंग इनिशिएट ही नहीं हो पाएगी। तो सोर्स डॉक्यूमेंट एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी रिकॉर्डिंग ऑफ ट्रांजैक्शंस में। कोई भी अकाउंट जब आप ऑडिट करने जाते हो हायर लेवल्स पे सीए बनने के बाद, तो आपने कहा कि भाई ये आपके अकाउंट में आ रही है परचेजेस, ये आपके अकाउंट्स में आ रही है परचेजेस, ये परचेज हुई है, इसका क्या सोर्स डॉक्यूमेंट है, इसका क्या एविडेंस है, इसकी क्या टेस्टिमोनी है? तो वो बताएंगे कि सर ये देखिए, ये रहा हमारे पास वाउचर, ये रहा हमारे पास वाउचर, और ये वाउचर क्या कर रहा है, इस बात को प्रेजेंट कर रहा है कि भाई हमारी सेल जो है हुई है या हमारी परचेज हुई है। एक्सपेंस आपने दिखाया बहुत बड़े अमाउंट के, तो हम कहेंगे भाई इस एक्सपेंस का हमें इनवॉइस ला के दो, इस एक्सपेंस का हमें इनवॉइस ला के दो, उसका सोर्स डॉक्यूमेंट या एविडेंस ला के दो। किस बेसिस पे आपने इतनी बड़ी अमाउंट की जर्नल एंट्री को रिकॉर्ड कर लिया है, किस बेसिस पे आपने इतनी बड़ी अमाउंट जर्नल एंट्रीज को रिकॉर्ड कर लिया है। तो है ना, तो यानी कि एक तरीके का एविडेंस जिसके बेसिस पे हम अपनी रिकॉर्डिंग को इनिशिएट करते हैं, वो हमारा सोर्स डॉक्यूमेंट्स होता है। फिर अपने आप रूटीन लाइफ में आपने देखा होगा बहुत सारे ऐसे टर्म्स हैं जो ऑफन यूज होते हैं। कई बार लोग इंटरचेंजेबली भी उसे यूज कर देते हैं, लेकिन उन वर्ड्स का अलग अलग मतलब होता है। उन वर्ड्स का अलग अलग मतलब होता है। जैसे सर आपकी इनवाइस, सर आपका कैश मेमो, सर आपका चेक, ये तमाम सारे ऐसे टर्म्स हैं जो आपस में हम लोग इंटरचेंजेबली बोल देते हैं कि हाँ भाई हमने उससे सेल करी तो उसने हमें इनवाइस दी, हमने उसको सेल करी तो उसने हमें कैश मेमो दिया। तो दीज टू टर्म्स आर डेफिनेटली अ डिफरेंट वन। हम इनको एक पर्टिकुलर चीज पे हम इसे नहीं बोल सकते कि हाँ कैश मेमो कब यूज, कैश मेमो का टर्म कब यूज किया जाएगा, इनवॉइस का टर्म कब यूज किया जाएगा। ये सारी सिचुएशन, ये जितनी भी सिचुएशन है, ये हमारी अलग अलग सिचुएशन पे यूज होंगी। ये सारे जो भी टर्म्स हैं ये हमारी अलग अलग सिचुएशन पे यूज होंगे। तो आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि हम जो छोटे छोटे टर्म्स को डिस्कस करेंगे, बहुत लंबी वीडियो नहीं होगी आज की, छोटे से पार्ट में हमें बहुत कुछ जो है सीखने को मिलने वाला है अपने पास। आइए, सोर्स डॉक्यूमेंट्स का जैसे इन्होंने डेफिनेशन लिखी है कि एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन और इवेंट। जैसे कि हमने स्टार्टिंग की वीडियो में बात कर ली है कि सोर्स डॉक्यूमेंट क्या होता है, इज एन एविडेंस ऑफ अ ट्रांजैक्शन और इवेंट। ट्रांजैक्शन हुआ है कि नहीं हुआ है, इवेंट हुआ है कि नहीं हुआ है, इसका हमें क्या होगा, इसका हमें एविडेंस पता चलेगा कहां से, सोर्स डॉक्यूमेंट से। ठीक है, सोर्स डॉक्यूमेंट में कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स होते हैं, जैसे कि हमने बताया ही आपसे कि सबसे पहला कैश मेमो। सर कैश मेमो कब यूज होता है? नो, फर्स्ट वन इज what is cash memo? कैश मेमो कैश परचेजेस या फिर
कैश सेल्स में यूज होगा। आपने 10,000 का गुड्स परचेज किया, मिस्टर ए ने 10,000 का गुड्स क्या किया, परचेज किया फॉर कैश, यानी कि कैश में उसने परचेज किया है 10,000 का माल ए से। तो अब देखिए, जब ये ट्रांजैक्शन हुआ होगा तो मिस्टर ए को जिसने भी सेल किया उसने क्या दिया होगा, कैश मेमो दिया होगा। क्या दिया होगा सर, कैश मेमो दिया होगा। कैश मेमो इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि हाँ भाई जो परचेज हुई है वो क्या हुई है, वो कैश में हुई है। तो इसकी दो कॉपी होंगी, एक तो होगी आपकी ओरिजिनल कॉपी और एक होगी आपकी डुप्लीकेट कॉपी। जो ओरिजिनल कॉपी होगी वो तो मिस्टर ए को दे दी जाएगी एज अ प्रूफ कि भाई ये है, जो बता रहा है कि आपने परचेज की है, और इसकी डुप्लीकेट कॉपी सेलर अपने पास रख लेगा, सेलर अपने पास रख लेगा एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट, एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट। और इस सोर्स डॉक्यूमेंट के बेसिस पे वो जर्नल एंट्री डालेगा, लेजर अकाउंट्स बनाएगा और इससे जो है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनेंगे। तो ये जो प्रोसेस है, परचेज हुई, एक कैश मेमो जनरेट हुआ जिसकी ओरिजिनल कॉपी तो बायर को दे दी गई और डुप्लीकेट कॉपी सेलर ने अपने पास रख ली, जिस सोर्स डॉक्यूमेंट्स की वजह से, जिस एविडेंस की वजह से, जिस कैश मेमो के बेसिस पे वो क्या करेगा, वो अपनी एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट होते हुए उसकी क्या करेगा, ट्रांजैक्शन करेगा, यानी कि जर्नल एंट्री डालेगा। उस जर्नल एंट्री के बेसिस पे लेजर अकाउंट बनाए जाएंगे, उस लेजर अकाउंट के बेसिस पे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को बनाया जाएगा। तो जो टोटल प्रोसेस है वो स्टार्ट कहां से हुआ, कैश मेमो से। कैश मेमो ना होता हमारे पास, इस बात का प्रूफ ना होता कि सेलर ने सेल करी है, इस बात का एविडेंस नहीं होता कि सेलर ने सेल करी है, तो हमारा रिकॉर्डिंग करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता। हम रिकॉर्डिंग नहीं करते। क्यों नहीं करते सर, हमारे पास कोई एविडेंस ही नहीं है। तो 10,000 की परचेजर सेलर लाख कहता जाए कि हमने करी है, हमने करी है, हमने कहा आपने कैश मेमो क्यों नहीं जनरेट किया। जब कैश मेमो जनरेट नहीं किया है, देन वी हैव नो राइट टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन, वी हैव नो राइट टू रिकॉर्ड द ट्रांजैक्शन। तो ये बात हमारी समझ में आ गई कि हाँ सर ठीक है। कैश मेमो सेकंड, कैश मेमो समझ में आ गया। सेल परचेज या कैश परचेज या कैश सेल होगी तो उस केस में हमारा कैश मेमो जो है वो जनरेट होता है। नेक्स्ट सर, एक तो हो गया कैश मेमो ना, देन आता है इनवॉइस और बिल। सर इनवॉइस और बिल क्या होता है? Invoice or bill unlikely to cash memo if the particular sales or purchase has been made on credit basis, then the document serves as a source document is called as invoice या bill है सर। मतलब ये हुआ, आपने परचेज करी उधार पे, आपने सेल करी उधार पे, तो वहां पे जो डॉक्यूमेंट या सोर्स डॉक्यूमेंट रेज होगा वो क्या होगा, इनवॉइस या बिल होगा। इनवॉइस होगा या बिल होगा। कैश परचेस की और आपने इनवॉइस इशू कर दी, या आप बोले हैं कि भाई मैं कैश में रेफ्रिजरेटर खरीद के लाया हूं और ये रही उसकी इनवॉइस, तो क्या हो जाएगी बात, आपकी बात गलत हो जाएगी। सर क्यों गलत हो जाएगी? क्योंकि जो सेल हुई है, जो हमारी सेल हुई है, कैश में नहीं हुई है, क्रेडिट में हुई है। जब उधार पे हुई है तो कैश मेमो वहां पे जनरेट नहीं हो सकता है, वहां पे इनवॉइस जनरेट होगा। सेल हमारी परचेज परचेज हमारी कैश में हुई है, वहां पे इनवॉइस जनरेट नहीं हो सकता, वहां पे कैश मेमो जनरेट होगा। ये दो टर्म में हम अक्सर इसको इंटरचेंजेबली लिख देते हैं या बोल देते हैं, बट दीज आर टू डिफरेंट वर्ड्स हैविंग अ वेरी थिन डिफरेंस। क्या है? कैश में होगा मामला, कैश मेमो इशू किया जाएगा। उधार पे होगा मामला, इनवॉइस या बिल इशू किया जाएगा। सिमिलरली मिस्टर ए ने गुड्स परचेज किए 20,000 रुपए के सर क्रेडिट पे, तो यहां जो सोर्स डॉक्यूमेंट जनरेट होगा वो क्या होगा, वो आपकी इनवॉइस होगी, वो आपकी इनवॉइस होगी। जो एक कॉपी तो परचेजर को दे दी जाएगी, यानी कि मिस्टर ए को दे दी जाएगी, और एक कॉपी सेलर अपने पास रखेगा, एक कॉपी सेलर अपने पास रखेगा। तो क्या होगा, जो परचेजर को दी जाएगी ओरिजिनल होगी, ओरिजिनल कॉपी होगी ऑफ इनवॉइस, और जो सेलर को दिया जाएगा ये डुप्लीकेट होगा। सिमिलरली ये डुप्लीकेट होगा तो ये एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट या एज एन एविडेंस सर्व होगा, और इसके बेसिस पे जर्नल एंट्री डाली जाएगी, लेजर बनाए जाएंगे, फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाया जाएगा। क्लियर है? तो
what is the thin line difference between cash memo and invoice bill? When any purchase or sales is being initiated on cash basis, what is issued as a source document? So cash memo is issued as a source document. Similarly, when the same purchase and the same sale is being done on credit basis, then what is issued? It's invoice or bill which is being issued by the purchasers, original copies of which is being given to the person who have made purchases or who have buy the things, whereas the duplicate copy is being retained by the purchaser or the seller, which serves as a source document in recording the जनरल एंट्रीज. जनरल एंट्रीज को रिकॉर्ड करने में जो हेल्प करेगा वो आपकी इनवॉइस बिल होगी अगर क्रेडिट पे माल परचेज किया होगा. ठीक है. नेक्स्ट इज थर्ड इज सर रिसिट. सर रिसिट इज व्हाट? When cash or check is received from a customer, a receipt for the amount received is issued. मैं कस्टमर हूं, कस्टमर ने कैश दिया या चेक दिया. अब जो कस्टमर है जिसने कैश दिया या चेक दिया, उसके अगेंस्ट में मैं एक रिसीट इशू कर दूंगा जो इस बात का सोर्स डॉक्यूमेंट होगी कि हां भाई कैश हमें या चेक हमें रिसीव हो गया है. सपोज मिस्टर ए ने मिस्टर बी को कैश दिया तो मिस्टर ए कहेगा, या हम लोग भी अमूमन बोलते हैं, सपोज बहुत अमूमन हमने देखा होगा पार्किंग में, हम पार्किंग में गए, हमने कहा भाई ये पार्किंग तुम्हारी कितनी, उसने कहा 100 रुपीज, हमने उसे 100 रुपए दिए. हम कहेंगे भाई साहब रसीद लाओ, रसीद, रिसीट लाओ, रिसीट. वाई? कहीं ऐसा ना हो कि हम पलट के आए और तुम कहो कि भाई हमने तो कोई पैसा लिया ही नहीं, तुमने तो कोई पैसा दिया ही नहीं. तो इसी केस में हम रिसीट इशू करते हैं जो इस बात का प्रूफ होती है कि यस यू हैव पेड सर्टेन सम ऑफ मनी टू अदर पर्सन. और जब ऐसा होता है तो जो भी आपका पेमेंट होती है उसमें उसकी एक समरी लिखी होती है रिसिप्ट ने, दैट हाँ दिस ईदर रिप्रेजेंटिंग बाय योर व्हीकल नंबर और बाय योर नेम, कि यहाँ पे इस पर्टिकुलर बंदे ने 100 रुपए इस डेट को इतने बजे पे किए हैं जो कि अगले 5 से 6 घंटे तक वैलिड हैं, तो रिसिप्ट क्या होती है? इज अ कंफर्मेशन और इज अ काइंड ऑफ सोर्स डॉक्यूमेंट जो कि क्या होता है, जो कैश या चेक पे करने के बाद हमें दी जाती है, कैश या चेक करने के बाद हमें दी जाती है. सिमिलरली इसकी भी दो कॉपी होती हैं. एक होता है आपका ओरिजिनल और एक होता है आपका डुप्लीकेट. सर ओरिजिनल कॉपी जो ओरिजिनल कॉपी किसको दे दी जाती है? टू द कस्टमर. और जो डुप्लीकेट होगी वो क्या करी जाती है? वो रिटेन कर ली जाती है एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट. वो क्या कर ली जाती है? वो रिटेन कर ली जाती है एज अ सोर्स डॉक्यूमेंट. ठीक है, तो ये चीज क्लियर है. रसीद हमने या रिसीट हमें बहुत आसानी से समझ में आ गई है. नेक्स्ट आता पे इन स्लिप. सर पे इन स्लिप और रिसीट में डिफरेंस होता है. पे इन स्लिप जो होती है, पे इन स्लिप कौन इशू करता है? सर बैंक्स इशू करते हैं. आपने बैंक में गए और आपने बैंक में कैश डिपॉजिट किया तो दे प्रोवाइड यू विद अ पे इन स्लिप जो एक्नॉलेज करती है कि हाँ दिस पर्टिकुलर बंदा जिसका हमारे यहाँ अकाउंट है, जिसका अकाउंट नंबर ये है, उसने इतना कैश जो है क्या किया है? डिपॉजिट किया है. सिमिलरली जब आप चेक में जाते हो, चेक आप बैंक में गए और आपने बैंक में चेक जमा किया तो उसी टाइम आपको एक पे इन स्लिप मिल जाती है, एक पे इन स्लिप मिलती है उसी में, जिसे आप फाड़ देते हो और चेक को डिपॉजिट कर देते हो. वो काउंटर फॉइल बोलते हैं उसे, वो आपके पास रहता है जो एक बात की क्या डॉक्यूमेंट है, सोर्स डॉक्यूमेंट है कि हाँ भाई इस बंदे ने क्या किया, इस बंदे ने गुड्स को इस बंदे ने कैश को डिपॉजिट किया, ये चेक को डिपॉजिट किया है बैंक में. तो ठीक है, ये बात क्लियर है. पे इन स्लिप तो हम याद रखेंगे कि डॉक्यूमेंट यूज फॉर डिपॉजिटिंग कैश और चेक इन बैंक. मिस्टर ए बैंक में गया, और इसने कहा कि सर मेरा चेक ले लो. तो उसने बैंक वालों ने ले लिया. बैंक ने क्या किया? हम इसके बदले में आपको पे इन स्लिप दे देंगे जो कि इस बात का डॉक्यूमेंट होगा, सोर्स डॉक्यूमेंट होगा कि यस यू हैव पेड सर्टेन सम या पेड चेक या गिवन चेक टू अवर बैंक.
जिसके बदले में सोर्स डॉक्यूमेंट के यस यू हैव गिवन सर्टेन चेक ऑफ सर्टेन अमाउंट। तो ये क्या होता है, एक तरीके का सोर्स डॉक्यूमेंट होता है। ये भी, इसमें भी जो ओरिजिनल होता है बेसिकली वो काउंटर फॉइल होता है, वही डॉक्यूमेंट होता है जो भाई कस्टमर को दे दिया जाता है। इंस्टेड काउंटर देखिए कई बार ऐसा भी होता है, कई बार क्या ऑफन ही होता है बैंक्स में कि चेक आप लोग डिपॉजिट करते हो तो चेक के साथ एक रिसिट होती है, उसका ही उसे ही बोलते हैं पे इन स्लिप। तो आप लोग उसे करके उसे स्टेपल करके बॉक्स में डाल देते हो। अमूमन यही किया जाता है आजकल बैंक्स में, उनका एक चेक बॉक्स होता है जहां अपना आप चेक जो है वो डाल देते हो जाके। अब ये बताइए सर काउंटर फॉइल का उसमें क्या केस होगा, या एज पे इन स्लिप का क्या केस होगा। तो उसका जो आप पार्ट टीयर आउट करोगे, जो बाकी डालोगे, जो आपके पास बचेगा, डिफरेंस क्या होगा कि वो साइन नहीं होगा। व्हाई? बिकॉज यू हैवंट इंटरेक्टेड टू एनी पर्सन ऑफ द बैंक, दैट्स व्हाई दैट काउंटर फॉइल इज नॉट बीइंग साइंड बाय द अथॉरिटीज। तो डिफरेंस क्या होगा कि उस पर साइन नहीं होंगे, वो जो काउंटर फॉइल होगा, बट स्टिल इट इज एन व्हाट, इट इज एन सोर्स डॉक्यूमेंट। ठीक है, पे इन स्लिप का आपके बुक में ये भी दिया हुआ है डायग्राम, तो आप जिसे देख के और क्लियर कर सकते हो। फिर नेक्स्ट आता है जो चेक, ये हम सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं, उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। चेक क्या होता है? चेक एक जो है, एक बंदा जो बैंक में अकाउंट होल्ड करता है वो बैंक में जाता है और एक रिटर्न डॉक्यूमेंट लिख के देता है कि भाई एक पर्टिकुलर बंदा, उसमें टू पे के सामने उसका नाम लिखता है, जिस बंदे के अकाउंट में या जिस बंदे को कैश देना है, जिस बंदे को सर्टेन अमाउंट ऑफ सम देना है, उसके अकाउंट से वो बात को ऑथराइज करता है कि मेरे अकाउंट से इतना पैसा काट लिया जाए और उस बंदे के यहाँ इतना पैसा दे दिया जाए। तो ये इसको बोलते हैं चेक। तो चेक हम लोग रेगुलर लाइफ में अपने पास जो है देखते भी रहते हैं कि व्हाट इज चेक, है ना, और ये बैंक में किस तरीके से डिपॉजिट होता है और बैंक किस तरीके से इसमें इसके थ्रू डील करता है। तो ये जो है इसमें बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, बट स्टिल इट इज एन सोर्स डॉक्यूमेंट। चेक क्या है भाई? भाई आपके पैसे डिडक्ट हो गए, पर किसके अगेंस्ट में? सब तो कुछ तो सोर्स डॉक्यूमेंट्स है ना। आप बताओ कि हाँ भाई ये हमारा चेक है और इसके अगेंस्ट में हमारी क्या हुई है, ये हमारी पेमेंट हुई है इसके अगेंस्ट में। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स थे जिसका जानना हमारे पास जरूरी था, और इसके साथ हम लोग जो है, अच्छा, दो कॉन्सेप्ट रह गए हैं, दो कॉन्सेप्ट क्रेडिट नोट और डेबिट नोट के हमारे पास रह गए हैं। क्रेडिट नोट और डेबिट नोट, ये बच्चों में अक्सर जो है इसकी कंफ्यूजन रहती है सीए फाइनल तक के लेवल पे। इवन बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स भी हैं जो कहीं ना कहीं एक बार को नाम सुनते ही कंफ्यूजन में आ जाते हैं कि हाँ भाई डेबिट नोट और क्रेडिट नोट कब और कैसे यूज होता है। तो आज हम इसको बहुत अच्छे से देख लेंगे कि अब इसके बाद हमें जो है दिक्कत नहीं आएगी। सबसे पहले हम लोग देखेंगे डेबिट नोट। सर डेबिट नोट क्या होता है? जो डेबिट का वर्ड है, हमने स्टार्टिंग में अपने पास देखा था सबसे पहले कि डेबिट नोट हमारी डेबिट का टर्म जहां यूज होता है वो लायबिलिटी कम कर देता है। हमने रूल भी अपने पास पढ़ा था इन केस ऑफ लायबिलिटी, मॉडर्न रूल में, कि लायबिलिटी अगर कम हो रही है तो हम उसे डेबिट कर देंगे, लायबिलिटी अगर कम हो रही है तो उसे हम डेबिट कर देंगे। दिस रूल वी हैव रेड इन प्रीवियस लेक्चर। ठीक है, डेबिट नोट का ये मतलब है। अब यानी कि जहां भी जिस भी ट्रांजेक्शन में आपको लगे कि हमारी लायबिलिटी कम होगी वहां आप डेबिट नोट इशू कर दो। हैं हाँ, आपने गुड्स परचेज किया, आपने गुड्स परचेज किया 10,000 रुपए का, हाँ सर 10,000 रुपए गुड्स परचेज किया। आपने 10,000 में से 2,000 का गुड्स ऐसा पाया जो अप्रोप्रिएट नहीं था। आपने कहा कि भाई 10,000 का गुड्स में से 2,000 का रिटर्न कर लो, 2,000 का रिटर्न कर लो क्योंकि हमारी बेंचमार्क के अकॉर्डिंग नहीं है वो। तो जो 10,000 की लायबिलिटी क्रिएट हुई थी, 10,000 की लायबिलिटी क्रिएट हुई थी, वो 2,000 से कम हो जाएगी, वो 2,000 से कम हो जाएगी। यानी कि फॉर दैट सम ऑफ 2,000 रुपीज यू हैव टू इशू अ डेबिट नोट acknowledging thereby that please reduce my liability by 2,000 rupees, please reduce my liability by 2,000 rupees। तो यहां पे आपने उस बात को एक्नॉलेज किया कि भाई डेबिट नोट देने का मतलब यह है कि काइंडली रेड्यूस माई लायबिलिटी, या और दूसरा केस, आपके पास माल आए, उसमें इनवाइस आई कि भाई आपको 10,000 में से 9,500 का पेमेंट करना है। आपने खर्च से फोन मिलाया कि भाई हमारी बात हुई थी कि आप 1,000 का डिस्काउंट दोगे, 10% का डिस्काउंट दे दो 10,000 में। तो सेलर ने बोला अरे सर वो तो हम भूल गए, हमने जनरली इनवॉइस इशू कर दी जो हम नॉर्मल लोगों को देते थे। फॉर यू
द डिस्काउंट वाज ऑफ 1000 रुपीज ओनली। सर अब क्या उससे वो इनवॉइस काट दे? नहीं, काटिए मत। अगेन आपको 500 से लाइबिलिटी अपनी कम करवानी है तो आप एक डेबिट नोट इशू कर दो, आप एक डेबिट नोट इशू कर दो, इस बात को कहते हुए कि भाई हमारी जो 9500 की लाइबिलिटी है वो रिड्यूस कर दीजिए 9000 पे, 9500 की लाइबिलिटी को रिड्यूस कर दीजिए 9000 रुपीज को, तो मैं 500 रुपए का एक डेबिट नोट इशू कर देता हूं जहां पे मेरी लाइबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो डेबिट नोट का जहां भी यानी कि रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी यूज्ड फॉर रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी, यूज फॉर रिडक्शन ऑफ लाइबिलिटी, यानी कि जहां पर भी आपको अपनी लाइबिलिटी को रिड्यूस करना है वहां पे आप क्या कर दोगे? वहां पे आप अपना डेबिट नोट इशू कर दोगे, वहां पे आप डेबिट नोट इशू कर दोगे। ठीक है, तो ये बहुत सिंपली हमने अपने पास देख लिया। किसी भी सिनेरियो में आपको जहां लाइबिलिटी रिड्यूस करनी है आप क्या कर दो? आप जो है डेबिट नोट इशू कर दो। नेक्स्ट, क्रेडिट नोट। अनलाइक टू डेबिट नोट, इट इज यूज फॉर व्हाट? सर यहां पे जो आपको लाइबिलिटी बढ़ानी हो, सर लाइबिलिटी कैसे बढ़ेगी? सर आपकी सेल हुई, आपने माल बेचा, या इसी का उल्टा ले लेते हैं, मैं परचेज रिटर्न कर रहा था ना सामने वाले बंदे के लिए। जब सामने वाले बंदे ने सेल करी उधार पे, तो उसने कहा कि भाई आपकी लाइबिलिटी 10,000 रुपए की है, आपको मुझे पेमेंट 10,000 रुपए का करना है। यानी कि मेरे लिए जो एसेट थी वो क्या थी? 10,000, मुझे 10,000 मिलना था, 10,000 मिलना था। अब देखिए, अब आपने कहा कि 2000 का माल अकॉर्डिंग टू बेंचमार्क नहीं है, इसलिए आप 2000 का माल वापस ले लो। मेरे लिए जो अभी तक आपसे मुझे 10,000 मिलने थे, अब वो क्या होंगे? अब सिर्फ सर मुझे 8,000 मिल पाएंगे। ओहो, मुझे 8,000 मिल पाएंगे, और जब मुझे 8,000 मिल पाएंगे, फॉर द रेस्ट 2,000 रुपीज आई विल इशू अ क्रेडिट नोट। क्रेडिट नोट इज मेड आउट एविडेंस दैट क्रेडिट हैज बीन ग्रांटेड टू अ डेटर। For example, if a customer returned goods previously invoiced or the customer is allowed further discount, a credit note is issued. सिमिलरली, जैसे मैंने अभी कस्टमर के पॉइंट से वहां एज अ कस्टमर के बायर की पॉइंट ऑफ व्यू से देखा था, यहां पे मैंने एज अ सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा। यानी कि अभी जो मुझे 10,000 रुपए मिलने थे, अब वो 10,000 ना मिलके कितने मिलेंगे? 2,000 रुपए मिलेंगे, वो 8,000 रुपए मिलेंगे। यानी कि 2,000 से लाइबिलिटी मेरी जो एसेट थी मेरी, वो क्या हो गई? कम हो गई। तो जब एसेट आपकी कम होगी तो क्या करोगे? आप क्रेडिट करोगे, यानी कि यूज्ड फॉर रिडक्शन इन एसेट्स। यूज फॉर रिडक्शन इन एसेट्स, यानी कि आपको मिलने थे पैसे डेटर से, कितने? सर मुझे 10,000 मिलने थे, लेकिन बिकॉज ऑफ सम डिफेक्ट इन द गुड्स और गुड्स वर नॉट अप्रोप्रिएट, मुझे कितने मिलेंगे? 8,000 रुपए मिलेंगे। यानी कि मेरी जो एसेट क्या हो गई? वो एसेट हमारी कम हो गई, जिसकी वजह से जो रिडक्शन है इस रिडक्शन के लिए मैं क्या कर दूंगा? क्रेडिट नोट इशू कर दूंगा। ठीक है, बहुत सिंपल लॉजिक है, अगर हमारे, फिर वही बात, अगर हमारे बेस क्लियर हैं, हमको पता है कि डेबिट और क्रेडिट के बीच का फंडा क्या होता है, कौन सी चीज कब बढ़ती है तो डेबिट की जाती है और कम होती है तो क्रेडिट की जाती है, ये अगर फंडा हमें पता है तो हम इजीली हमें डेबिट नोट और क्रेडिट नोट का फंक्शन हमें यूं समझ में आ जाएगा। लेकिन अगर हमारे बेसिक नहीं क्लियर हैं तो चाहे आप जितने भी एडवांस लेवल पे चले जाओ, ये छोटी छोटी चीजें आपको जो है हमेशा दिक्कत देती रहेंगी। तो इसी के साथ आज का टॉपिक यहीं पे हम क्लोज करते हैं। तो आज हमने अपने पास जो है एक और चैप्टर को कंप्लीट कर लिया, जो आपका टीएस ग्रेवाल का चैप्टर नंबर 7 था, सोर्स डॉक्यूमेंट एंड प्रिपरेशन ऑफ वाउचर्स को। कल हम फिर किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नए चैप्टर के साथ, बेसिक्स के अंडर फिर मिलेंगे आपसे। अगेन वही बात है कि भाई अगर पसंद आई वीडियो तो शेयर कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।